तहसीन, मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एक बयान दिया था। चलिए, शिवसेना के भी नेता हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन तहसीन उससे पहले मैं आपसे ये आपकी उस पर राय जानना चाह रही थी कि देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में खड़े होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कुछ हफ्तों पहले ये कहते हैं कि मेरा पानी कम होता देख ये मत समझ लेना, मेरा पानी कम होता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, मैं लौट कर वापस आऊंगा। क्या वो लौट कर वापस आ रहे हैं या फिर ये शिवसेना की अपनी कमजोरी है जो खुलकर सामने आ गई है? जी, आपने शिरकत करने का मौका दिया इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके सभी दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। दो चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ देश की आवाम को, देश की जनता को, आपके दर्शकों को। मैडम, इस वक्त हमारे देश में अग्निपथ को लेकर, मेरी बात को समाप्त होने दीजिए, जो पूरी हलचल चल रही है, जब भारत सरकार कहती है हमारे पास हमारे वीर सैनिकों को देने के लिए पेंशन नहीं, 2.5 साल से हमने भर्ती नहीं किया है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसे में रेडिसन ब्लू नाम के 5 स्टार होटल में 80 कमरे जो आपने बताए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे, प्राइवेट एरोप्लेन्स खर्च हो रहे, ये पैसे कहां से आ रही मीनाक्षी जी? ये आपके और हमारे पैसे। देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे कि मैं समुद्र हूं, लौट कर आ जाऊंगा। हाँ, पैसा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे आ रहे, पैसे तो पीएम केयर फंड के पैसे, पैसे तो आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे। ये थोड़ी ना मोदी जी और फडणवीस जी के घर के पैसे के इसको खर्च करे, ये तो हमारे पैसे को खर्च करे। तब सोचिए किस तरह से लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। दूसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। 143 स्ट्रेंथ इस वक्त एमवीए की है, 145 की जरूरत है और ये नंबर कंफर्टेबली आ जाएगा। ये जो 34, 35, 36 के आंकड़े दिखा रहे हैं, आपको याद होगा मीनाक्षी जी, जब आपने फडणवीस साहब का भी स्वेरिंग इन आपने कवर किया था और इंडिया टीवी ने लगातार इसे कवर किया था, ऐसे ही उन्होंने कोई कागज लाए थे, 106, 108 लोगों का उनके पास सिग्नेचर था, कोई सिग्नेचर नहीं था, ये सारी फर्जी सिग्नेचर है। आज जैसे दो विधायक लौट कर आए, रिसीविंग दिखाई दे रही है तहसीन जी, इसमें रिसीविंग दिखाई दे रही है जी, लेकिन नितिन देशमुख और कैलाश पाटिल लौट कर आए और जैसे नितिन देशमुख भाई ने कहा है कि उनकी जान पर खतरा है, किस तरह से उनका ऑपरेशन करवाया गया। मैं आपसे पूछता हूं, आपने विजुअल्स तो देखे किस तरह से गुजरात पुलिस ले जा रही है। इस वक्त आसाम के अंदर बाढ़ आ चुकी है, आसाम के अंदर फ्लड्स है और करोड़ों अरबों रुपए आसाम की पुलिस, गुजरात की पुलिस, ईडी और सीबीआई इस काम में लगी हुई देश की जनता की सेवा के बदले कि हम किसको कहां ले जाए, उनको डराकर किडनैप करते रखा हुआ है। इसके खिलाफ हम हैं। देखिए तहसीन, मैं आपकी एक बात से तो सहमत हो सकती हूँ कि आजकल जो सरकारें हैं, जो कैबिनेट है, वो होटल्स में बैठ के बन रही है, ना कि सड़क पर बैठकर बन रही है। लेकिन अब इस पर जवाब देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता का यहाँ होना जरूरी था। बहरहाल शिवसेना नेता हमारे साथ कमलेश जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका। ये शिवसेना की कमजोरी है या बीजेपी की ताकत है कि पार्टी में इतनी बड़ी फूट पड़ गई है? देखिए, शिवसेना एक विचारवंत पार्टी है। बाला साहब के विचार लेके और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान को मानते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे और आदित्य साहब ठाकरे जी महाराष्ट्र की जनता को अपना कुटुंब समझ के, कुटुंब प्रमुख के नाते वो काम कर रहे थे। अब इसमें कुछ लोगों ने गद्दारी तो की है, इस चीज को अन्यथा नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब इसमें कितने लोग किस तरीके से गए हैं आपने देखा। 2 लोग रिटर्न भी आ गए भाग के बेचारे। एक आमदार एमएलए तो 4 किलोमीटर पैदल चले, गांव-गांव से निकल। को आप गद्दार बता रहे हैं जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन बड़ी मजबूत है और उनके बारे में तो हमारे जितने फील्ड रिपोर्टर्स है वो ये बताते हैं कि उनकी ना सिर्फ अपनी पार्टी में बड़ी अच्छी पकड़ है, एक एक कार्यकर्ता को वो नाम से जानते हैं और उन्होंने विधानसभा चुनावों के दौरान एक कैंडिडेट की जबरदस्त मदद की। ये उनकी ताकत है। हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन ये ताकत कहां से आई? 20 साल पहले अगर अब इतिहास में जाएंगे तो ऑटो चलाते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे। ये ताकत उनको शिवसेना ने दिया है, शिवसेना प्रमुख ने दिया है, उद्धव साहब ठाकरे ने दिया है, आदित्य साहब ठाकरे ने दिया है। और सबसे बड़े ताकतवर शिवसेना में है शिव सैनिक, जिन्होंने उनके तिलक, जिसको शिवसेना तिलक लगाई है उसको शंकर जी भगवान बना के पूजा है और उन्होंने दिया है। तो ये ताकत उनकी खुद की नहीं है मैडम, ये ताकत शिवसेना की है। और जिस दिन शिवसेना का हाथ जिसके ऊपर से हटा है वो फिर शिवसैनिकों ने उनको औकात दिखाई है। वो भले 30 लेके जाएं, 36 लेके जाएं, शिवसेना कभी भी जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन बाला साहब की शिक्षा मिली है उद्धव साहब को, आदित्य साहब को, वो झुकेंगे नहीं। ये बात आपने ठीक कही, बाला साहब ठाकरे की शिक्षा उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कमलेश जी मुझे एक बात बताएं, बाला साहब ठाकरे कभी खुद किंग नहीं बने। समय में आपको दिखेगा कि जितने लोग गलत काम किए हैं
इनके स्थान कहां रहेंगे? ठीक है कमलेश जी, आपने बाला साहेब ठाकरे की बात कही जिनकी राजनीतिक विरासत लेकर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वही बाला साहेब ठाकरे हैं जिनकी सोच थी कि कभी खुद सत्ता के शीर्ष पर ना बैठना बल्कि किंग मेकर बनना। क्या उद्धव ठाकरे को किंग बनना भारी पड़ गया? क्या इसलिए पार्टी के अंदर दरार पड़ गई? कारण क्या नजर आते हैं? क्योंकि जो सुगबुगाहट है महाराष्ट्र से जो निकल कर आती है वो यही है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को आगे करने के बजाय खुद का चेहरा आगे रखा। ठाणे में जहां उनकी ताकत है उनकी ताकत को कम करने की कोशिश की। ऐसा है कि आज भारत में एक संविधान है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक संविधान बनाया है, उसके तहत काम किया जाता है। बाला साहब भले किंग मेकर थे, लेकिन जब गठबंधन हुआ तीनों सरकार की, तब सारी पार्टियां कहीं कि उद्धव साहब को कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे तब हम समर्थन देंगे। सारे लोगों ने समर्थन दिया और उद्धव साहब ने 2 साल के कोरोना काल में आपने देखा है कि महाराष्ट्र की जनता का और मुंबई शहर में रहने वाले अगली से पंक्ति में जो गरीब से गरीब आदमी था, ऑटो वाला, काम वाले, जो हेल्थ के लिए जो उन्होंने मदद की, ऑटो वालों के खाते में 1500 रुपया डाला, लोगों को घर तक छोड़ने के लिए रेलवे का पैसा भर के सारे पर प्रांतीय लोगों को गांव तक छोड़ा। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उन्होंने कुटुंब प्रमुख बन के जो घर का मुखिया होता है वैसा काम किया है, वो वाया नहीं जाएगा। लोग आज ईडी के डर से, दूसरे डर से लोगों को डराया गया। जो आपने बताया कि बहुत लोग पैसा बांट रहे हैं, इनका इतिहास उठाइए तो कुछ नहीं था। 30 साल शिवसेना के साथ रहने की वजह से सब कुछ आया, और शिवसेना हटेगी तो इनका सब कुछ चले जाएगा, ये भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे संवाद स्थापित करने वाले हैं फेसबुक के माध्यम से, और उसके बाद उनकी शरद पवार से मुलाकात होने वाली है, और फिर ठीक 7 बजे एक और मीटिंग लंबित है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे लाइव आने वाले हैं, संवाद करेंगे। अब क्या बातें रखते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, और उसके बाद शरद पवार के साथ मुलाकात उनकी होगी। और अब आप देखिए, शरद पवार ने आज से 4 से 5 महीने पहले ही उद्धव ठाकरे से समय मांगा था और ये कहा था कि आपके और हमारे गठबंधन के बाद शिवसेना के भीतर फूट की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उस वक्त इस मैसेजिंग को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया, और आज की तारीख में आप देखिए पार्टी के अंदर टूट फूट नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, शाम 7 बजे के बाद एकनाथ शिंदे की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर है। देखिए तहसीन, जो बात अभी कमलेश जी कह रहे थे, ये ईडी का डर, ये पैसे का डर, भाई विधायक ऐसे काम ही क्यों करते हैं जो उनको ईडी और सीबीआई का डर हो? पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, क्या विधायक वाकई इतने बिकाऊ हैं कि कोई पैसा फेंकेगा वो तमाशा देखेगा? मीनाक्षी जी, आपके इस प्रश्न को मैं 2 हिस्सों में इसका उत्तर दूंगा। सबसे पहले जहां तक सवाल था आपका दूसरे हिस्से का, पैसों का, ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, में इंडिया टीवी की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, येदियुरप्पा जी जो माननीय मुख्यमंत्री थे कर्नाटका के, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली के उन्होंने कहा कि मैं 25 करोड़ रुपए में एक विधायक को खरीद रहा हूं। येदियुरप्पा जी ने कहा है। मीनाक्षी जी, आप एक बहुत सीनियर पत्रकार है, आपकी देश में बहुत इज्जत है। कभी आपने सुना है कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने ये कोशिश की है कि बीजेपी के एमपीज एमएलए को खरीदे? सिर्फ ऑपरेशन लोटस क्यों होता है? सिर्फ उनके पास पैसे कहां से आते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा जो आपका सवाल था, ईडी का डर, मैडम आप जानते हो कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर के प्रेजेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टर है मिश्रा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने रिटन जजमेंट में कहा इनका टेन्योर नहीं बढ़ाया जाएगा। 12 एमपीज को सस्पेंड करते, इलीगली उनका टेन्योर बढ़ाया गया 5 साल के लिए। 12 एमपीज को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। मैडम इस पर चर्चा ही नहीं होती हमारे देश में। ये ईडी चल रहा है या मजाक चल रहा है? इसे मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी कहता हूं। ये किस तरह का? अनिल देशमुख आज जेल में है, मैं कौन से आरोप है उसको, किस लिए वो जेल में है, उसको क्यों परमिशन नहीं मिली वोटिंग करने के लिए? कैसे, किस तरह से देश ऐसा चलेगा? वोट करना उसका अधिकार है, वो ही इज एमएलए, उसको उनको परमिशन नहीं मिला, एमपी इलेक्शन में परमिशन नहीं मिला, एमएलए इलेक्शन में। क्या आप जानते हो माननीय गवर्नर साहब के पास 12 नाम पड़े हुए हैं जो कैबिनेट ने भेजा है एमएलसी के लिए? 2 साल से उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किया है। के अंदर गवर्नर सिट ऑन द फाइल, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, गवर्नर साइन नहीं कर रहे हैं। ये कहां होता है मैडम? क्या गवर्नर का ईडी का इस तरह से दुरुपयोग होना चाहिए? मैं आपके माध्यम से दर्शकों के सामने एक बात कह रहा हूं, मेरा कोई भी तथ्य इसमें गलत हो आप मुझे पुल अप कीजिए मैडम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।